ठीक है ना? ओके सर। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आप आराम से बैठिए। जी। तो फिर बुकैब की तैयारी में आपको कौन सी किताब या कौन सी वेबसाइट आपको सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध हुई? जल्दी कर। जी सर, मैं राजभाषा का वेबसाइट से वहाँ पर बहुत सारे अब लेकर निकल ऑफिशियल जल्दी वहां से। वर्ड्स का पीडीएफ था, मैं वो डाउनलोड की। और उसके बाद से एक ब्लैक बुक आता है सर, मैं वहाँ से भी तैयारी की थी। स्पेशली मैंने तैयारी की थी राजभाषा का वेबसाइट पे जो ई बुक आती है, वहां से मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके जेरॉक्स कराकर फिर मैं वहां से पढ़ी थी। ये 2 सोर्सेज था मेरे वोकैब के लिए। अच्छा, आपको राजभाषा अधिकारी की जिम्मेदारियां क्या हैं, इसके बारे में अभी तक कितनी जानकारी है, जरा 2-4 बिंदु हमें बताएं। जी सर, एज ए राजभाषा अधिकारी जहाँ तक मुझे पता है, सबसे पहले तो हमें राजभाषा, जैसे कि हमारी हिंदी है, तो उससे रिलेटेड जितना भी राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और राष्ट्रपति जी का आदेश 1960, और इसके बाद से राजभाषा संकल्प जो है 1968। तो इसका हमें क्या करना है कि देखना है, इसको कार्यान्वित करवाना है, और हिंदी से रिलेटेड बैंक में जो भी काम है उसे करवाना है, जैसे कि पत्राचार से रिलेटेड, उसके बाद से जो 14 दस्तावेज है उससे रिलेटेड कार्य हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में करवाना है। और जो भी अहिंदी क्षेत्र से आते हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है हिंदी में काम करने के लिए, तो जरूरत पड़े तो हमें उन्हें प्रशिक्षित भी करना पड़ेगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। आप जिस जिले में हैं वहाँ का सबसे अग्रणी बैंक कौन सा है? जी सर, क्वेश्चन। आपके जिले का अग्रणी बैंक कौन सा है? आप बलिया से रहने वाले हैं ना? जी सर। बलिया जिले का अग्रणी बैंक कौन सा है, जिसको कहते हैं लीडिंग बैंक? लीडिंग बैंक सर यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो आप कभी बैंक में, आपने कभी किसी बैंक अधिकारी से, बैंक राजभाषा अधिकारी से आपने कभी बातचीत की है? जी नहीं, राजभाषा अधिकारी से मैं बात नहीं की हूँ, लेकिन जो ब्रांच के मैनेजर होते हैं ना, उनसे मैं कई बार बात की हूँ। अच्छा, तो जैसे आपने 14 कागजों की बात की थी, तो आप बता पाएंगे कि 14 कागज कौन से होते हैं और उन 14 कागजों को हम क्या करेंगे? जी सर, 14 कागजों में अगर मैं बात करूँ तो संकल्प हो जाएगा हमारा। संकल्प के बाद हमारा करार, अनुज्ञा पत्र, फिर संसद में पारित करने वाली ये एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स, और उसके बाद से ऑफिशियल पेपर्स, एंड इसके बाद हमारा लाइसेंस आ जाता है, और नोटिफिकेशन, नोटिसेस, कॉन्ट्रैक्ट and administrative paper, administrative and other reports। और उसके बाद से हमारा है टेंडर फॉर्म्स। सर इतना ही है सर, शायद मैंने नहीं, बोल दिया है सर। बहुत अच्छा, और हाँ वेरी सर, गुड। और इसका सर दूसरे क्वेश्चन का सवाल जो आपने बोला था कि इसके साथ हमें क्या करना है, तो हमें ये देखना है कि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसका पत्राचार होना चाहिए, दोनों ही भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होना चाहिए। अच्छा, हमारे सामने क्या बाध्यता है कि हम इनको दोनों भाषाओं में जारी करें? जी सर, इसलिए क्योंकि ये जो सेंट्रल पेपर्स है, तो हम लोग हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी है। तो बाध्यता यह है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय बोला गया था, जैसे कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, तो उस समय ये बताया गया था कि अगले 15 सालों तक हमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी क्या किया जाएगा, साथ में लेकर चलना है। तो इसके कारण हमें क्या करना है, इन दोनों भाषाओं को लेकर चलना है। तत्पश्चात बोला गया कि 15 सालों बाद अगर हम लोग हिंदी को अपना राजभाषा बना लेते हैं, हिंदी को अगर मेन सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके साथ
इंग्लिश को भी हमें क्या करना है, साथ में लेकर चलना है। तो इसके कारण हमें इन दोनों भाषाओं में क्या है, पत्राचार को जारी करना पड़ता है। और वो लोग जो हिंदी क्षेत्र से आते हैं, तो वो अगर इन्हें पढ़ने में, हिंदी में अगर उन्हें दिक्कत आती है तो इंग्लिश में वो पढ़ सकते हैं, और जिन्हें हिंदी में दिक्कत आती है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और जिसे इंग्लिश में दिक्कत आती है अगर उन्हें हिंदी का नॉलेज है तो वो हिंदी में पढ़ सकते हैं सर। प्रियंका जी, आपने अभी जो 14 दस्तावेजों के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपने सारे के सारे मतलब अंग्रेजी में बताएं उसको। जैसे आपने टेंडर बोला, सर्कुलर बोला, तो टेंडर को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ जी सर, टेंडर को सर हिंदी में बोलेंगे निविदा सर। निविदा, बहुत अच्छा। और सर्कुलर को? सर्कुलर को राजभाषा, ये जो आप बोल रही हैं, ये राजभाषा अधिनियम के कौन से धारा में ये सारा चिन्हित किया गया है, जो 14 दस्तावेज हैं? जी सर, राजभाषा अधिनियम 1963 एज अमेंडेड 1967 का धारा 3 के उपखंड 3 में सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये अधिनियम 1963 तमिलनाडु पर लागू क्यों नहीं होता? जी सर, तमिलनाडु पे इसलिए सर, जहाँ तक मुझे लगता है सर, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बताना चाहूंगी कि तमिलनाडु पे इसलिए नहीं लागू होता है क्योंकि वो लोग, वो हिंदी क्षेत्र भाषा है। जब ये लागू हुआ था तो वहां पर इसको लेकर काफी विरोध वगैरह हुआ था कि उन्हें ऐसा लगता था कि हिंदी उनपे थोपी जा रही है और उनकी कहीं ना कहीं जो लोकल लैंग्वेज है या मातृभाषा है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी। तो उसके लिए बोला गया कि ठीक है, ये वहां पर लागू नहीं हो गई। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये रीजन है सर। जी गौतम सर। हाँ जी प्रियंका जी, चलिए आपको बहुत बहुत जी बधाई सर। हो। आपने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है और आगे की इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही हैं। हमारे पैनल जो है एक्सपर्ट पैनल अच्छे अच्छे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। ये हमारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी होता है। ये कौन से नियम, अधिनियम या संकल्प के तहत जारी होता है, और इस वार्षिक कार्यक्रम के कौन कौन से बिंदु हैं, थोड़ा उन पर प्रकाश डालिए। वार्षिक कार्यक्रम। जी सर, वार्षिक कार्यक्रम में सर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें ये तय किया जाता है कि हमारी संसद संकल्प लेती है कि इसमें जो एक साल का हिंदी के लिए टारगेट कुछ निश्चित किया जाता है कि जैसे पत्राचार का क से ख क्षेत्र में या क से ग क्षेत्र में या फिर ग क्षेत्र में क्या क्या परसेंटेज होना चाहिए या टंकन का क्या परसेंटेज होना चाहिए हिंदी में। हाँ, ये सभी वो बताइए थोड़ा, जैसे 22-23 का रेफरेंस देते हुए उसके सभी बिंदु जो हैं 12-14, उनको एक एक करके थोड़ा सा वो करिए, प्रकाश डालिए। जैसे पत्राचार का है, एबीसी रीजन है, एबीसी रीजन में हमारे लक्ष्य हैं तीनों रीजन के, तो एक मोटा मोटी या टिप्पण का वो थोड़ा सा बताएंगी तो लगेगा कि हाँ थोड़ा सा वो वार्षिक कार्यक्रम आपने पढ़ लिया है। जी सर, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो क क्षेत्र, अगर क क्षेत्र के साथ करेंगे तो उसका लक्ष्य 100% रखा गया है। क अगर ख के साथ करेंगे तो उसके लिए 90% रखा गया है। क अगर ग के साथ करेंगे तो उसके लिए 65% रखा गया है सर। और क अगर क और ख दोनों में करेंगे तो उसके लिए भी सर 100% रखा गया है। अगर बात हम लोग ख की करें तो ख के लिए ख के साथ करेंगे तो 90%, ख के साथ करेंगे तो सर 90%, ख अगर ग के साथ करेंगे तो 55%, और ख फिर अगर क और ख के साथ करेंगे तो 90%। इसी तरीके से ग अगर क के साथ करेंगे तो सर 55%, ग अगर ख के साथ करेंगे तो 55%, और ग के साथ करेंगे तो वही 55%, और वो क और ख के साथ करेंगे तो 55%। सर ओवरऑल ये है। नंबर 2 पॉइंट 3, 4, 5 अप टू आपको जाना पड़ेगा 13-14 तक फास्ट। कितने सर पॉइंट हाँ, याद हैं इसके बाद वार्षिक से ये कार्यक्रम के? बताया गया था कि
नहीं चलिए सर, कोई सारा बात तो याद नहीं। और तो हिंदी में वो तो ये बताइए कि आपको और कितने पॉइंट्स याद हैं कि उस वार्षिक कार्यक्रम में क्या क्या मद होती हैं? आपको याद है, आती भी हैं उस पर, एक एक करके ऊपर नीचे सीक्वेंस हो जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन बस पॉइंट याद रहनी चाहिए बस। वो मीटिंग के भी हाँ पॉइंट सर, होते हैं हमारी OLIC के। हाँ, जी सर। उसके बोलती बाद से ये जाइए बोलती बताया जाइए। था कि 2022 में जो है हमारी हिंदी जितने भी हमारे क्षेत्रीय कार्यक्रम जितने भी क्षेत्रीय कार्यान्वयन है, उन्होंने ई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके क्या किया था, सारे जितने भी क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन है उसका उन्होंने निरीक्षण करने का ये उन्होंने शुरू किया है। उसके बाद से ई प्रशिक्षण के द्वारा, जैसे कि हमारा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है, तो उन्होंने ई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हिंदी भाषा, हिंदी टंकन, हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण उन्होंने शुरू किया था सर, ये है। और उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो हमारी जो प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन जो है वो 12 और 13 नवंबर 2022 को बनारस में किया गया था सर। और उसके बाद से 13 और 14 नवंबर 2021 को सर बनारस में किया गया था, और 13 और 14 सितंबर 2022 को सूरत में किया गया था। इसके ये भी उसमें बिंदु शामिल है सर। और उसके बाद परचेज ऑफ हिंदी बुक से आप क्या समझती हैं, हिंदी पुस्तकों की खरीद से? कितनी खरीदनी चाहिए हमें, कैसे खरीदनी चाहिए, कुछ इस तरह? परचेज ऑफ हिंदी बुक्स, हिंदी पुस्तकों की खरीद भी एक पॉइंट है उसमें, तो आपको कितना प्रतिशत खरीदना चाहिए उस पे है? हाँ हाँ सर, मुझे लगता है कि हिंदी पुस्तक की खरीदने की परसेंटेज जो है वो हमारी 100% है सर, मुझे लगता है। मुझे उतना क्लियर याद नहीं आ रही है, 100% मुझे जहाँ तक याद आ रही है। अच्छा यदि ये राजभाषा संकल्प की बात हो रही है तो आप इसका मेन मोटिव बता दीजिए कि इसे क्यों जारी किया जाता है प्रति वर्ष। राजभाषा संकल्प जो बना था इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो वार्षिक कार्यक्रम तैयार होता है इसी को आधार में देखते हुए तैयार किया जाता है। तो जब राजभाषा संकल्प 1968 लाया गया था तो इसका क्या मेन मुद्दा था कि इसको क्यों जारी किया गया? जी सर, जैसे कि हमारे अगर हम लोग उपबंधों की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, हमारे अनुच्छेद में, हमारे आर्टिकल में अगर अनुच्छेद की बात करें तो 5 में हमारे पार्ट 5 में जो 120 आर्टिकल्स है, और 6 में 210 है, और उसके बाद से 17 में जो 343 से लेकर 351 है सर। यहाँ पर सभी कुछ बता दिया गया है सर कि हाँ, हिंदी का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं किया गया है। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि अगर हम लोग इस्तेमाल ना करें तो कोई हमारे ऊपर दबाव बनेगा या फिर कुछ इस टाइप का। तो इसीलिए क्या हुआ कि जितने भी अहिंदी भाषी क्षेत्र है तो उन्हें काफी ज्यादा डर हो गया कि कहीं उनके ऊपर हिंदी हम लोग थोप रहे हैं और उनकी मातृभाषा कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। तो उन्हें संतावना देने के लिए फिर से हमारा ये राष्ट्रपति जी का आदेश जो है 1968 को लागू किया गया और उन्हें संतावना दिया ये गया। बताइए, जी सर। हाँ ये त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझती हैं? जी सर। त्रिभाषा सूत्र सुना है आपने? हाँ 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 सर, सुना है। ट्राइलिंगुअल। त्रिभाषा, हाँ सर, त्रिभाषा सूत्र का मतलब होता है कि राजभाषा संकल्प, इसमें संकल्प में ही बताया गया है, तीसरा बिंदु है, उसमें ये बताया गया है कि जितने भी हमारे नॉर्थ स्टेट हैं वहां पर हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ाया ही जाएगा। इसके साथ अगर हम लोग किसी साउथ का कोई एक लैंग्वेज उठाए, जैसे कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, तो ये है। और दूसरा इसी में बोला गया है कि जितने भी साउथ स्टेट है वहां पर तो क्षेत्रीय भाषा प्लस इंग्लिश तो पढ़ाया ही जाएगा, उसके साथ साथ हिंदी का भी अगर हम लोग कुछ व्यवस्था करें तो वो अच्छा होगा। चलिए, ये आपका अच्छा ये आखिरी बताइए सवाल है। कि जैसे ये अब आप ये बताइए कि इसको क्या कहते हैं, इस जो आपने बताया इसका कोई नाम है? ये आज आपका आखिरी सवाल है। जी सर। ये त्रिभाषा सूत्र जो है इसका जी कोई सर। नाम है? अगर हम इतिहास की बात करें, इसको कोई नाम दिया गया है? किस आधार पर त्रिभाषा सूत्र आया था? अच्छा, त्रिभाषा सूत्र के बाद के विषय में अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ इसके बारे में वही नहीं राष्ट्रपति नहीं, इसका एक संकल्प। नाम है। अभी हम आपका
साक्षात्कार खत्म कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने इसका कोई फार्मूला शब्द सुना है कि किसी का कोई फार्मूला था जिसके आधार पर ये 3 भाषाएं आई थी, त्रिभाषा सूत्र आया था? फिलहाल के लिए कुछ याद नहीं बता चलिए। सकती मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएं कि आप जल्दी ही प्रियंका जी, जी और तो थैंक यू। आपको पूरी है जानकारी वैसे, और थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिए इन चीजों का थोड़ा सा, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो प्रश्न पूछे हैं इनसे परे कहीं नहीं रहेंगे, बिल्कुल ये राजभाषा से संबंधित है सब, और आपका है मास्टरी इस पे है, और थोड़ा जहाँ एक बार रिवीजन कर लीजिए बस। अच्छा है, ऑल द बेस्ट आपको, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके सर। जी, थैंक बैंक वाले यू सर। साथी आपकी समीक्षा। जी सर, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। जैसे आंसर है आप ना, वो बीच बीच में थोड़ा आप ऐसे ऊपर देख रही हैं, बस आपको आई कांटेक्ट, जो भी साक्षात्कार करता आपके सामने बैठे हैं, तो सबके साथ आई कांटेक्ट रखना है। आप जो भी बातचीत जी कर सर। रही हैं, एक आपसी बातचीत है, तो फेस टू फेस जो आपका आई कांटेक्ट है वो रखिएगा। और जैसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो जैसे अगर आपको कुछ वाकई में अगर नहीं आता है, तो वहां पे इंटरव्यूअर को लिखाने की कोशिश नहीं करनी है, थोड़ा बोझिल होता है ये। तो आप सीधे कह सकते हैं कि माफ कीजिएगा सर, याद नहीं आ रहा है, मतलब अगर जिस पे आप पूरा कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में। और ठीक है, बाकी और बैंकिंग अवेयरनेस में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पैनल में बैंकिंग एक्सपर्ट भी रहेंगे। तो बैंक क्या है, क्या अभी प्रेजेंट में रेट्स चल रहे हैं, जैसे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा आप देखिएगा, बाकी बेहतर है। जी सर, धन्यवाद एक सर। और विशेष ध्यान ये रखना है आपको कि आपकी, जैसा कि सर ने बताया बिल्कुल सही है, उसी में ये मैं ऐड कर रहा हूँ कि आपकी जो भाव भंगिमा है वो ऐसी ना हो जैसे कि आप नीचे कुछ देखना चाह रही हैं या कोई चीज रेफर कर रही हैं, और कोई सवाल में एक ही चीज को 2 या 3 बार नहीं आने देना है। जैसे कि निविदा आ गई तो फिर टेंडर दोबारा ना आए, ठीक है ना। लाइसेंस आ गया तो फिर उसकी अनुज्ञा पत्र दोबारा ना आए। या तो आप एक शब्द प्रयोग करिए, आप सारे अंग्रेजी में बोलते जाइए, चुन लीजिए आप कि या तो सारे नाम अंग्रेजी में बोलते जाइए या फिर सारे नाम हिंदी में बोलते जाइए, ठीक है ना। तो इससे ये होगा। दूसरी चीज, जो आप जहां पर सन बता रही हैं, जैसे 1960 है, 1968 है, राष्ट्रपति का आदेश है, या जहां पर जो चीज स्पेसिफिक है, जो कि बिल्कुल निश्चित है, वो अगर आपको निश्चित याद है तभी बोलिए। उसमें कंफ्यूजन मत करिए कि संकल्प 68 का तो अधिनियम 70 का नहीं। अगर आपका संकल्प है और अगर आपका नियम है, आपका अधिनियम है, आपका उनकी सन के साथ यदि कोई भी कंफ्यूजन है, पहले तो आप उन्हें अच्छी तरह पढ़ लीजिए, सामने एक बार कल फिर देख लीजिए कि एक्चुअल में क्या है। संकल्प कब कब पास हुए, राष्ट्रपति के आदेश कब कब पास हुए, और अधिनियम क्या है और नियम क्या है, इन दोनों का सन कौन सा है। और 1963 में न कि सिर्फ 1967 में संशोधन हुआ है, उसके बाद भी संशोधन हुए हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पैनल ये पूछेगा कि अच्छा 1963 में आपने बोला यथा संशोधित 1967, तो क्या इसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी जैसा सर ने बताया, बैंकिंग की चीजें बहुत अच्छी हैं। सर आप 2-3 मिनट इनसे बैंकिंग की वो चीजें पूछिए, भी हम थोड़ा सा इनको और 3 मिनट का समय देते हैं सिर्फ आपके लिए, कि जो अच्छा बैंकिंग की जो चीजें। जी सर, उससे पहले मैं एक बता दूं, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि क्या राजभाषा संकल्प लाने का उद्देश्य क्या था, तो बहुत संतोषजनक आपका जवाब नहीं था। आप वही चीजें रिपीट की जो पहले आप बोल सकती थी। तो इसमें आप सिंपल ये बोल सकती हैं कि जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, हिंदी के साथ उन 21 भाषाओं का भी विकास करना गवर्नमेंट का ये मतलब आगे का भी एजेंडा है। तो राजभाषा संकल्प लाने का वही था कि हिंदी के साथ साथ उन 21 भाषाओं को भी साथ में लेके चला जाए। और त्रिभाषा सूत्र भी जब पूछा गया, तो आप बोल सकती हैं कि हाँ, त्रिभाषा सूत्र में जो है सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा आता है, फिर हिंदी, फिर उसके साथ इंग्लिश। तो त्रिभाषा का ये सूत्र है। तो ठीक है, बैंकिंग से थोड़ा सा शुरुआत करते हैं।
तो आपसे इंटरव्यूअर ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे चलिए पूछता ही हूँ कि प्रियंका जी, आप बैंक के बारे में क्या जानती हैं? बैंक क्या है? जी सर, बैंक जो है इसमें हम लोग एक सोर्स है जिसके थ्रू से हम पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं, पैसों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण कर सकते हैं सर, इसके लिए। अच्छा, अच्छा। तो आप बैंक में आना चाहती हैं, तो आप ये बताइए कि एक राजभाषा अधिकारी के तौर पे बैंक में आपके पास क्या-क्या कार्य रहेंगे? आप कैसे राजभाषा का विकास करेंगे बैंक में? जी सर, सबसे पहले तो मैं जितने भी अधिनियम हैं, राजभाषा से संबंधित अधिनियम है, नियम है, संकल्प है, इन्हें तो हमें करवाना ही है। इन्हें तो पूरा लागू करवाना ही, लागू तो ऑलरेडी है, मुझे इसके ऊपर ध्यान देना है कि इसका विकास हो अच्छे से। और हिंदी के क्षेत्र में मतलब जो भी हिंदी क्षेत्र से आते हैं, उन्हें अगर किसी प्रकार की दिक्कतें होती है तो हमें उन्हें भी प्रशिक्षित करना पड़ेगा, और इस टाइप से मैं राजभाषा अधिकारी के रूप में काम करूंगी। अच्छा, अभी प्रेजेंट में रेपो